हेलो हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 4 अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में। ठीक है ना, कुछ ग्राफ वगैरह भी हमने देखे थे। इसी क्रम में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है। ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाइए। सही है, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लीजिए आप कैपिटल आर। ठीक है ना। लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर अरेंज एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक स्फीयर है आर रेडियस का, हमने इसको चार्ज दिया सपोज Q। तो बच्चों कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड इट सरफेस यूनिफॉर्मली, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे एक बार देख लो, फिर मैं लिख के दिखाऊंगा इसको। बहुत इजी तरीका है। आप जानते हो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q तो है ही है, B की बात करूं तो स्फीयर के लिए V होता है KQ अपॉन R। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है। स्फीयर के लिए वोल्टेज है KQ अपॉन R। Q ने Q को मार दिया, तो C इज इक्वल टू एक फॉर्मूला तो ये आ गया R अपॉन K, या फिर K को आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना, तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। खत्म। इतना ही है, बहुत इजी है ना। मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे समझना। इसमें एक आध दो कॉन्सेप्ट और जोड़ेंगे हम कि लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R अरेंज as shown in figure। क्लियर है? Let a spherical conductor of radius capital R arrange as shown in figure। charge plus Q distributed uniformly on its surface we have to calculate कैपेसिटेंस। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब कैसे निकालें भाई कैपेसिटेंस के बारे में? आप क्या जानते हो? वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन B, इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर स्फेरिकल कंडक्टर V इज इक्वल टू K, एक बार तो K लिख दो, KQ अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2। भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है, और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए V कितना आता है? KQ अपॉन R। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से वैल्यू 1 में पुट करके देखो कितना आता है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, KQ अपॉन R है, Q ने Q मार दिया, तो C का एक फॉर्मूला तो हो गया R अपॉन K। कितना आ गया बच्चों? R अपॉन K। और K को आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जमा दोगे तो दूसरा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर है कहानी? यहां तक
तो जो आपका स्पेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले हैं आपके पास में। पहला कौन सा है? C इज इक्वल टू R अपॉन के, ये डायरेक्ट काम लिख सकते हो। C कैपेसिटेंस है, R रेडियस है और K आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एक है 1 अपॉन C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर होती है, ध्यान से देखा जाए तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। ये बात आपको मैंने कही थी ना लास्ट लेक्चर में कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ कंडक्टर पर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड साइज ऑफ कंडक्टर। अगर R कम है तो C कम होगा, और जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी, मतलब उसकी साइज इंक्रीज होगी, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। और मीडियम आपको दिख रहा है, देखो यहां से। अच्छा, इफेक्ट ऑफ मीडियम देखना है, यही देख लेते हैं साइड में स्टार करके। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर मीडियम का क्या इफेक्ट है, ध्यान से देखना। मैं बात करूं बच्चों फॉर वैक्यूम की, तो C आएगा 4 पाई, अभी आया ही एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप बात कर रहे हो वैक्यूम की, तो वैक्यूम में तो एप्सिलॉन नॉट ही आता है ना, ठीक है। और बात करें मीडियम की, फॉर एनी मीडियम, तो इसको CM कर दें, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम। तो मैंने क्या समझा रखा है आपको कि एप्सिलॉन नॉट तो आता है मीडियम के लिए, सॉरी वैक्यूम के लिए, और अगर मीडियम करना है तो इस जीरो को खा जाओ, ये समझ में आया। और फिर मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, तो CM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अगर बात करूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा जगह कम है, मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूं। तो देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। क्या इसकी जगह मैं C पुट कर सकता हूं? ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R को मैं C पुट कर सकता हूं, तो CM आएगा बच्चों C इंटू एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो एप्सिलॉन R है वो 1 से ज्यादा होता है, इसलिए CM ज्यादा होगा C से। कहने का मतलब अगर आप मीडियम रख देते हो, आपको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, और अगर आप मीडियम रख देते हो बच्चों, तो जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। दो बात तो आपको मैंने यहीं पे समझा दी है कि कैपेसिटी एक तो डिपेंड करती है साइज पर, C प्रोपोर्शनल R आ रहा होगा, और कैपेसिटी एक डिपेंड करेगी मीडियम पर। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैक्यूम की कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीडियम का कैपेसिटेंस बन करके आ जाएगा। क्लियर है? नोट करो, फ्रेंड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हम, ठीक है। तो अब अपने कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाइए भाई। हेडिंग लिखें आप पहले, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है भाई। पहले तो डायग्राम बनाओ, चलो। ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है डायग्राम बनाइए आप। स्फीयर बना लें, एक रेडियस R लिख दें उसमें, और जो चार्ज है उसे यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें, ठीक है। लिखो इस बात को, लिखो आगे, लिखो लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, let a spherical conductor of radius
capital R, arrange as shown in figure. Let a spherical conductor of radius capital R, arrange as shown in figure, arrange as shown in figure, charge plus Q distributed uniformly on its surface. भाई कंडक्टर है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना. लेट ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, अरेंज एज शोन इन फिगर, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस. क्लियर? ठीक है. वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर. अब देखो लैंग्वेज बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं सोचता हूँ वही लैंग्वेज बनाते हैं हम. तो वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर. भाई जो स्पेरिकल कंडक्टर है हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है. ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? दोबारा बोलता हूँ कि लेट ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, अरेंज एज शोन इन फिगर, charge q distributed uniformly on its surface. We have calculate capacitance of spherical conductor. Clear? नेक्स्ट लाइन से लिखिए. अब कैपेसिटेंस के बारे में आप क्या जानते हो? तो लिखिए वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन B. क्वेश्चन नंबर 1. वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C is equal to Q upon V. Equation number 1. क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. नेक्स्ट लाइन से लिखिए फॉर स्पेरिकल कंडक्टर. नेक्स्ट लाइन से लिखिए फॉर स्पेरिकल कंडक्टर, फॉर स्पेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू Q अपॉन V. फॉर स्पेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सॉरी, फॉर स्पेरिकल कंडक्टर V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V तो आप इक्वेशन नंबर 1 में लिख चुके हो ना. तो अब आप लिखिए फॉर स्पेरिकल कंडक्टर V is equal to KQ upon R. This is equation number 2. तो फर्स्ट तो हो गया C is equal to Q upon V एंड सेकंड हो गया V is equal to KQ upon R. क्लियर? तो लोगों इसमें पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट. पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट. जो इक्वेशन नंबर सेकंड में V की वैल्यू है उसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए. पुट वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट. वैल्यू पुट करो भैया. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है ना. V इसकी जगह पर आप KQ अपॉन R पुट कर दीजिए. Q से Q कैंसिल कर दो और C का जो फॉर्मूला है डब्बे में पैक कर दो. R अपॉन K रटा हुआ होना चाहिए आपको. R अपॉन K. और जो K है उसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जमा दोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा वो. एक फॉर्मूला और आ गया. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. C के 2 फॉर्मूले आ गए बच्चों. C इज इक्वल टू R अपॉन K एंड C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. बल्कि डायरेक्ट नीचे लिख भी दो इसको. C इज प्रोपोर्शनल टू R. यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो जाएगी कि जैसे जैसे आप कंडक्टर का साइज बढ़ाओगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा. जितना ज़्यादा साइज होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा. ठीक है ना? क्लियर? एक छोटी शेडिंग इसमें और बना दीजिए. इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस. इफेक्ट
कोई अगर पीछे रह जाए भैया तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो। लिखो इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें देखो कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम या फॉर वैक्यूम, कुछ भी लिख दो। कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो उसमें जो कैपेसिटेंस होगा वो लिखो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। जो भी आपने प्रूफ किया है वो वैक्यूम के लिए था, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, इसी से पहचान होती है वैक्यूम की और मीडियम की। तो लिखो फॉर वैक्यूम C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो फॉर मीडियम, फॉर मीडियम C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। उस जीरो को हटा दो, जो एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगा हुआ है उसको हटा दो, वो मीडियम के लिए बन जाएगा। वैक्यूम की बात की है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है, और मीडियम की बात कर रहा हूं तो 4 पाई एप्सिलॉन R है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। जो एप्सिलॉन R है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, है ना। ठीक है, वैल्यू पुट करो और बोर्ड से फटाफट लिख दो। चलो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा वैल्यू पुट करते ही। जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे एप्सिलॉन की, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, और फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd। अगर हम इक्वेशन नंबर 1st और 2nd की बात करें तो Cm जो आ रहा है वो है C इंटू एप्सिलॉन R, और नीचे ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए भाई, Cm इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन R आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो आप लिखोगे एप्सिलॉन R इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन R 1 से बड़ा है, देन Cm इज ग्रेटर देन C। जो मीडियम कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक ना सब लिख चुके हूँ, क्लियर। तो बोले एक बात और लिख दीजिए, डैश लगाओ, लिखो इन मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीज। याद रखना मीडियम रखोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, लिख दो इस बात को, इन मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीज। ठीक है भाई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी शायद। अब चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बुक खोल लीजिए भले आप, और आप निकालें एग्जाम्पल नंबर 4.1। पता नहीं आपके पास कौन सी बुक है, पेज नंबर सब में अलग अलग होगा, खैर। तो आप निकाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4.1। कुछ एक एग्जाम्पल है 4-5, उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक बार भाई ढंग से। देखिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 4.1 पढ़ो। चलो पढ़ के देखो, कुछ समझ में आए तो बताना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4.1? कंसीडर अर्थ टू बी ए स्पेरिकल कंडक्टर। जो अर्थ है उसे आप स्पेरिकल कंडक्टर मान लीजिए। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी, इसी कैपेसिटी निकालिए, और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4.1, आपको अर्थ की जो रेडियस है, वैसे आप जानते हो, अगर नहीं दे रखा होता ना तो 6400 किलोमीटर होता है। ये याद कर लो ना आप, तो 6400 किलोमीटर है ना। इसको अगर 6.4 करके लिखता हूं तो किलोमीटर की 3 जीरो और 2 5 और 1 पॉइंट की 6 मीटर, यही तो बुक में दिया हुआ है। चलिए हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, C निकालना है।
और आप जानते हो कि 4 स्पेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या आता है, Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू, सॉरी रॉन्ग बोलते हैं, दिमाग कहाँ चला गया। स्पेरिकल के लिए तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, स्पेरिकल के लिए फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू R अपॉन K, वो सही रहेगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। R रेडियस है, इसको 6 4 ले लो यार, कुछ भी ले लो, 10 to the 5 कर दूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और K 9 इंटू 10 to the पावर 9। अगर इसमें 64 को 9 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 7.11, शायद सही है। इंटू 10 to the पावर 9 ऊपर गया तो माइनस के 9 और 5 बैठे हुए हैं, 5 माइनस 9 माइनस 4। तो C इज इक्वल टू, क्या आप इसको 711 10 to the पावर माइनस 6 फैरड कह सकते हो, और माइनस 6 का मतलब होता है माइक्रो, तो C इज इक्वल टू आया 711 माइक्रो फैरड। कहानी समझ में आई। अगर अर्थ को हम एक स्पेरिकल कंडक्टर मान लें ऑफ रेडियस 6.4 इंटू 10 to the पावर 6 मीटर, देन इट्स कैपेसिटी विल बी 711 माइक्रो फैरड। अच्छा, पॉइंटों में फैरड के रूप में इसका जो मैं अगर आंसर लिखना चाहूं, देखना कितना आएगा, C इज इक्वल टू 0.0000711 फैरड, इतना आएगा। अब आप सोचिए बच्चों कि ये जो नंबर है ये तो 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ये जो नंबर आया है 0.0000711 फैरड, ये अगर मैं 1 से इसका कंपैरिजन करूं तो ये नेग्लिजिबल है। मतलब अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है, सब कुछ अर्थ के ऊपर तो है, फिर भी उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड के बजाय भी नेग्लिजिबल है। तो सोचिए कि जिसकी फैरड 1 फैरड रही होगी, जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड रही होगी, वो साइज में कितना बड़ा रहा, अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा। इस क्वेश्चन को कराने का यही मतलब है कि आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में फैरड कैपेसिटेंस का एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्लियर है। बाद में आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, अभी लिखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 4.2 की बात करूं, समझो देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरड कैपेसिटेंस। मतलब ये कि स्पेरिकल कंडक्ट स्पेयर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है 1 फैरड और आपको उसकी रेडियस चाहिए। जो स्पेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है, आपको उसकी रेडियस चाहिए। कैन यू पुट इन योर कबोर्ड, मतलब तुम इसको अलमारी में रख सकते हो क्या अपनी में। कैसे? स्पेरिकल कंडक्टर की बात करें तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू R अपॉन K आएगा। आपको बच्चों रेडियस चाहिए तो फॉर्मूला CK होगा। C कैपेसिटेंस 1 फैरड एंड वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड रही होगी उसकी रेडियस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अगर थोड़ा ढंग से देखो इस आंकड़े को तो इसमें से 3 पावर कम कर दो, किलोमीटर बन जाएगा, और 6 पावर लगा दो, 3 और इतनी किलोमीटर रेडियस रही होगी बच्चों उसकी। कितना? अब देखो ये जो रेडियस है अर्थ के रेडियस के बजाय तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो क्या आप इसको अपने कबोर्ड में रख सकते हो ना? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों का एक ही टारगेट है, आपको यह समझाना कि बच्चों 1 फैरड कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरड अगर कैपेसिटेंस का कोई कंडक्टर बना दिया जाए स्पेरिकल तो वो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर के ना। और इसी फॉर्मूले पर दोनों क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू R अपॉन K। आपको समझ में आ गया होगा भाई ना।
नेक्स्ट देखें आप एग्जांपल नंबर 4.3, एक साथ नोट कर लेना, लास्ट में स्क्रीन पॉज करके समझते जाइए। एग्जांपल नंबर 4.3 क्या कह रहा है? इफ द कैपेसिटेंस ऑफ सम स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर एंड सम मीडियम आर 2 फैराड एंड 12 फैराड रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम? एक कोई कंडक्टर है जिसकी एयर का मतलब वैक्यूम, एक ही बात है, आपको कैपेसिटेंस 2 पिको फैराड है, एयर में तो है 2 पिको फैराड, और मीडियम में है बच्चों 12 पिको फैराड। जो कंडक्टर है ना, सवाल ध्यान समझिए, जो कंडक्टर है उसकी एयर में, एयर का मतलब वैक्यूम में तो कैपेसिटेंस है 2 पिको फैराड और मीडियम में है 12 पिको फैराड। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम एंड कैपेसिटेंस इन मीडियम। क्या आया था याद है? Cm इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छे से याद कर लेना भाई फॉर्मूले को। तो यहां से जो एप्सिलॉन आर आएगा वो Cm अपॉन सी आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Cm कितना है? 12 पिको फैराड, ये कितना है? 2 पिको फैराड। तो कितना आएगा? 6। अच्छा, मैंने पिको फैराड में वैल्यू क्यों जमा दी? क्योंकि पिको फैराड से पिको फैराड कैंसिल हो जाएगा और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि कंडक्टर की एयर में 2 पिको फैराड थी, मीडियम में 12 पिको फैराड है, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। क्लियर है? नेक्स्ट, ये 4.3 है। बात करें हम एग्जाम्पल नंबर 4.4 के बारे में। देखिए भाई ध्यान से, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना? फिर कल से अपन कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। ऑन गिविंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज टू स्पेयर ऑफ डिफरेंट रेडियस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट देयर सरफेस 1:2। जो आपको पोटेंशियल का रेशियो दिया हुआ है ना, B1/B2, 2 स्पेयर की बात करवा रहा है, उनकी सरफेस पर पोटेंशियल का रेशियो है 1:2। तो B1/B2 की वैल्यू है 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस? जो कैपेसिटेंस है उसका रेशियो चाहिए, और बोल रहा है कि जो चार्ज है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है? तो C का फॉर्मूला होता है Q/B। अगर Q कांस्टेंट है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देन C1/C2 इज इक्वल टू B2/B1। ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। नहीं आया है किसी बच्चे को तो एक बड़ा तरीका है मेरे पास कि आप लिखेंगे C1 बराबर Q, तो कांस्टेंट है तो Q/B1, फिर नया सूत्र C2 इज इक्वल टू Q/B2, डिवाइड करके देखना यही आएगा। तो हमें तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए। V1/B2 कितना है? 1:2। तो B2/B1 कितना आएगा? 2:1। तो जो C1:C2 है वो आएगा 2:1। क्लियर? समझ में आया सबको? ठीक है ना? तो अब आप ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करके जो भी आपको सुंदर, सुशील, टिकाऊ अच्छा लग रहा हो उसे आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। 2 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों आपके कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, और कल से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर, और आगे से इस चैप्टर में हमें कैपेसिटर के बारे में ही स्टडी करनी हो। क्लियर है? तो चलो बच्चों, देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इनको ढंग से नोट कर लीजिए। पहले दोनों क्वेश्चनों का एक ही टारगेट है, ये समझाना कि 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। अर्थ पर 1 फैराड का कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, कंडक्टर। ठीक है ना? तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है, देखो कि मीडियम रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वास्तव में बढ़ गया। वैक्यूम में 2 पिको फैराड था, मीडियम में 12 पिको फैराड हो गया। फॉर्मूला आप याद रखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे निकलवाया है। इन 3 में से कोई भी एक वैल्यू, 2 वैल्यू देकर के तीसरी पूछ सकता है। और जो चौथा एग्जाम्पल है वो हमसे रेशियो निकलवा रहा है कैपेसिटेंस का। चार्ज कांस्टेंट है तो जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल की।
तो जो उनका रेशियो आएगा वो पोटेंशियल के हिसाब से अपना निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिए।